हे गाइस वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए यूके ट्रिपल एससी ने जो ये नोटिफिकेशन रिलीज किया था नॉर्मलाइजेशन के संदर्भ में, इसे बहुत से कैंडिडेट समझ नहीं पा रहे कि क्या है ये। सबसे पहले देखिए नॉर्मलाइजेशन कब होता है, जब किसी भर्ती को एक दो या उससे अधिक शिफ्टों में किया जाता है तो फिर ये मेथड यूज की जाती है ताकि किसी भी अभ्यर्थी को यहाँ पे नुकसान ना हो सकता है किसी शिफ्ट में पेपर इजी आए, किसी शिफ्ट में पेपर मॉडरेट आए, किसी शिफ्ट में पेपर कठिन आए। तो इन सभी को बैलेंस करने के लिए नॉर्मलाइजेशन मेथड का उपयोग किया जाता है। मैंने फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के समय आपको बताया था किस प्रकार से ये मेथड इम्प्लीमेंट होती है। अभी पूरा वीडियो मैं इसमें मर्ज कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, आप समझ भी पाएंगे किस प्रकार से आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा नॉर्मलाइजेशन मेथड में। अब यहाँ पर देखिए आजकल एग्जाम चल रहे हैं उत्तराखंड की धरती में। मैं अगर बात करूँ, जब से उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया, केवल उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड ऐसा एग्जाम हुआ जहाँ पर दो पालियों में एग्जाम करवाया गया, एक ही परीक्षा का दो सेशन हुए यहाँ पे। और उसके बाद अभी जो हमारी वर्तमान में ऑनलाइन एग्जाम चल रहे हैं, पशुधन प्रसार अधिकारी है, उसके साथ साथ सहायक कृषि अधिकारी है, तो वो दो तीन एग्जाम ही हैं जो हमारे ऑनलाइन चल रहे हैं शिफ्ट वाइज। तो कैंडिडेट के मन में लाजमी है यार ये बात आना कि क्या मेरी शिफ्ट का पेपर कठिन था, यार उसकी शिफ्ट का पेपर तो सरल था, तो अब वो तो निकल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। शिफ्ट वाइज अगर कोई भी एग्जाम होता है, लाइक एसएससी, रेलवे, आपने देखा होगा लास्ट ईयर भी बहुत से एग्जाम होते हैं, उनमें फिर नॉर्मलाइजेशन मेथड अपनाया जाता है। ठीक है, स्कोर को एक फॉर्मूले के माध्यम से बैलेंस करने की पूरी कोशिश की जाती है, और जिसका स्कोर पेपर के पैटर्न या पेपर के लेवल के हिसाब से बेहतर होता है वो सेलेक्ट हो ही जाता है। अगर पेपर बहुत कठिन आया उसमें 100 में से आपके 50 भी हैं, और पेपर बहुत सरल आया उसमें 100 में से 70 हैं, तो 50 और 70 एक साथ हो जाते हैं लगभग लगभग। ठीक है, मतलब बैलेंस उन दोनों का सेम हो जाता है, समझ पा रहे हैं। तो 50 वाले का सिलेक्शन भी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। तो ये चीज़ें, अब अगला जो वीडियो है इसी बारे में है। ये फॉरेस्ट गार्ड के समय मैंने वीडियो बनाया था, और इसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया भी किस प्रकार से आप नॉर्मलाइजेशन को समझते हैं। क्या है नॉर्मलाइजेशन? नॉर्मलाइजेशन का स्पेशली देखा जाए तो एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, तो अच्छे से समझिएगा। देखिए आगे इस वीडियो में। और द्वितीय पाली है। शिफ्ट वन में बाय द वे फॉर एग्जांपल 5 यहाँ पे कैंडिडेट थे जिनके अलग अलग मार्क्स आए। शिफ्ट वन का पेपर मैं बोल सकता हूँ 100 नंबर का पेपर था, और पेपर वाज टू हार्ड, पेपर बहुत ज्यादा कठिन था, इसलिए 5 अभ्यर्थियों ने इसमें अलग अलग नंबर गेट किए। ठीक है, यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए 5 अभ्यर्थियों को ले रहा हूँ। वैसे देखा जाए तो इसमें अभी जो आपका एग्जाम है 1.5 लाख कैंडिडेट है, यानी कि एक शिफ्ट में लगभग 75,000 कैंडिडेट बैठेंगे, और एक शिफ्ट में 75। ठीक है, अलग अलग दोनों शिफ्टों में ऐसे करवाएगा आयोग ये पेपर। तो यहाँ पे मैंने 5 एस्पिरेंट है। शिफ्ट वन का पेपर बहुत हार्ड था, इसलिए पहला अभ्यर्थी 40 लाया, दूसरा 45, तीसरा 50, चौथा 55, पांचवा 60 नंबर लाया। ठीक है, और दूसरा जो शिफ्ट हुआ दोस्तों, उस शिफ्ट का जो पेपर था काफी इजी आ गया वो। ठीक है, और वहां पे जो अभ्यर्थी नंबर लाए 60, 65, 70, 75, 80 नंबर लाए। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, देखिए सिंपली नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, शिफ्ट वन का हम शिफ्ट टू से कंपैरिजन करेंगे। शिफ्ट वन का पेपर हालांकि कठिन था और शिफ्ट टू का पेपर इजी था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, शिफ्ट वन के जो एस्पिरेंट्स 5 हमने लिए हैं इनका हम एवरेज निकाल लेते हैं, यानी कि शिफ्ट वन में जितने भी अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है उन सभी के मार्क्स का एवरेज निकाल लिया जाता है। वैसे ही शिफ्ट टू में जितने भी कैंडिडेट अपियर हुए हैं, जितने भी मार्क्स लाए हैं, उन सभी के मार्क्स का औसत निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं औसत आ गया 50, शिफ्ट टू का औसत आ गया 70। ठीक है, यानी कि डिफरेंस कितना आया, 20 नंबर का। शिफ्ट वन और शिफ्ट टू का डिफरेंस कितना आया, 20 मार्क्स का आया। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या होगा, देखिए टोटल डिफरेंस एवरेज शिफ्ट वन एंड शिफ्ट टू ये आपका हो गया 20 मार्क्स का। समझ पा रहे हैं ना, पहले शिफ्ट का पेपर कठिन था, एवरेज जो मार्क्स ला पाए अभ्यर्थी वहां पे 50 ला पाए, और दूसरे शिफ्ट का पेपर इजी था, एवरेज मार्क्स वहां पे सभी अभ्यर्थी 70 लाए। हालांकि इसमें टॉपर भी होंगे, यहाँ 80 वाला है, यहाँ 60 वाला है। ठीक है, इसको अभी समझाऊंगा मैं। अब क्या होगा, जो पहली शिफ्ट का पेपर हुआ है दोस्तों, पहली शिफ्ट के पेपर के एवरेज में हम क्या करेंगे, 20 ऐड कर देंगे, क्योंकि डिफरेंस 20 है फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट में। क्योंकि मुझे दोनों शिफ्टों के जो नंबर है उनको कॉमन करना है ना, यही तो नॉर्मलाइजेशन है। पेपर के स्टैंडर्ड के आधार पे प्राप्तांकों को बराबर करना, दिए गए प्राप्तांकों को, ठीक है, लाए गए प्राप्तांकों को जो कैंडिडेट लाए हैं, यही नॉर्मलाइजेशन होता है दोस्तों। शिफ्ट वन का पेपर कठिन था, शिफ्ट टू का इजी था, तो दोनों का एवरेज डिफरेंस कितना आ गया, 20 आ गया। तो मैंने क्या किया, शिफ्ट वन का कठिन पेपर में 20 नंबर ऐड कर दिए। तो अब जो 40 वाला था, 40 वाले के 60 हो गए, 45 वाले के 65 हो गए, 50 वाले के 70 हो गए, 55 वाले के 75 हो गए, 60 वाले के 80 हो गए। यानी कि अब देखिए शिफ्ट वन का जो एवरेज था
ये देख सकते हैं आप, ये जो मार्क्स थे वो शिफ्ट 2 की तरह ही हो गए हैं। अब यहाँ पे दोनों के बराबर हो गए हैं, समझ पा रहे हैं ना। अब यहाँ से उठेगी कट ऑफ, यहाँ से उठेगी क्या उठेगी कट ऑफ, क्योंकि दोनों पालियों के मार्क्स जब सेम हो गए हैं दोस्तों, इसके बाद जैसे आपकी टोटल 1218 पोस्ट है, तो अब टोटल 1218 जो टॉप 1218 नंबर लाए होंगे कैंडिडेट, वो यहाँ पे कट ऑफ को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं, मार्क्स तो बराबर हो गए ना दोनों शिफ्टों के। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो कट ऑफ जाती है तो वो जाती है 72। ठीक है, तो 72 कट ऑफ जाती है, तो यानी कि जो 75 टू 80, जिस बंदे के पहली शिफ्ट में 55 या 60 नंबर थे, उसके यहाँ पे 75 से 80 हो जा रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि वह भी सेलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट 1 में 55-60 नंबर लाने वाला भी सेलेक्ट हो जाएगा, कट ऑफ गई फाइनल 72। ठीक है, और यहाँ पे भी जो 70 से ऊपर लाया था 75-80, सेकंड शिफ्ट में 75-80, केवल वही सेलेक्ट होगा। यहाँ पे जो 70-65-60 लाया था वो सेलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम था वो इजी था। समझ पाए, ये होती है नॉर्मलाइजेशन मेथड। तो यहाँ पे सिंपली शिफ्ट 1 को इक्वल किया जाता है शिफ्ट 2 के। ठीक है, ये था मेरा संक्षिप्त जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा पाया यहाँ पे। ठीक है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के जितने भी प्राप्तांक होते हैं उनका औसत लिया जाता है, उन औसतों को एवरेज किया जाता है सिंपली दोस्तों। ठीक है, उनको समान किया जाता है, उसके बाद कट ऑफ निकलती है जितने भी वैकेंसी होते हैं उसके रिगार्डिंग। ठीक है, जैसे अभी 1218 वैकेंसी है, तो यहाँ पे आयोग डबल लेगा, डबल यानी कि 2500 अभ्यर्थी यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड फिजिकल के लिए क्वालिफाई करेंगे, और फाइनली फिर 1218 सेलेक्ट होंगे जितने भी फिजिकल क्लियर कर लेंगे। ठीक है, पीएसटी एग्जाम। अब मैं बात करूँ जैसे रेलवे एग्जाम है, बैंकिंग है, आईबीपीएस पीओ है, सभी इन एग्जामों में क्या होता है दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन मेथड के लिए एक फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया जाता है। ये है फॉर्मूला, बहुत ही ये कंट्रोवर्शियल फॉर्मूला होता है, बहुत ही ये मतलब इसको समझ पाना बड़े बड़े दिग्गजों के लिए भी एक पहेली है। ठीक है, लेकिन इसको डेवलप किया है टीसीएस ने। आजकल आपको पता है अधिकतर जो एग्जाम है, एसएससी के एग्जाम हो, बैंकिंग के एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम्स को कौन कंडक्ट करवाता है, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। तो उन्हीं का ये फॉर्मूला है। ठीक है, देखिए इतनी शिफ्टों में रेलवे ग्रुप डी का पेपर 2 माह तक चला था, लेकिन उन लोगों का सिलेक्शन हो गया था जो ठीक ठाक मार्क्स लाए थे। नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज्यादा मार्क्स बढ़े थे। मेरे एक जानने वाले के मार्क्स की मैं बात करूँ तो 62 से उसके मार्क्स हो गए थे 82। ठीक है, तो उसका सिलेक्शन हो गया था फाइनली। तो बहुत ज़्यादा मार्क्स बढ़ जाते हैं नॉर्मलाइजेशन में अगर आपका पेपर कठिन है। तो ये मत सोचिएगा कि मेरा फर्स्ट शिफ्ट में पेपर कठिन था तो मैं अब बाहर हो जाऊंगा, या मेरा सेकंड शिफ्ट में पेपर कठिन था तो मैं बाहर हो जाऊंगा। ठीक है, देखिए ज़्यादा इजी पेपर वाले में ज़्यादा नंबर लाने वाले भी बाहर हो सकते हैं, और कठिन पेपर में कम नंबर लाने वाले का भी सिलेक्शन हो सकता है, जैसा मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको। ठीक है, अब ये फॉर्मूला क्या होता है मैं थोड़ा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ताकि समझ में आ जाए। इसमें जो MIJ आपको दिख रहा है दोस्तों, MIJ का मतलब होता है ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स होते हैं जो आएंगे आपके फॉर्मूलों को लगाने के बाद। सबसे पहला जो टर्म दिख रहा है आपको MGT। MGT क्या होता है दोस्तों, सभी शिफ्टों में टॉप 0.1% व्यक्ति जो होते हैं, ठीक है, सभी शिफ्टों में, जैसे आपका फॉरेस्ट गार्ड का 2 शिफ्टों में एग्जाम है, तो दोनों शिफ्टों में 0.1% जो टॉप नंबर लाए हुए अभ्यर्थी होंगे उनके औसत मार्क्स होंगे। ठीक है, दोनों ऑब्वियसली बात सही है, दोनों शिफ्टों में कुछ ना कुछ टॉपर तो होंगे ना। तो 0.1% टोटल जितने एग्जाम में बैठेंगे उनका उसका 0.1% लोगों के मार्क्स का औसत होता है MGT। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे मैंने देखिए MGT लिया है 70, क्योंकि 70 आ रहा था दोनों शिफ्टों का। अभी जब हमने एवरेज को कॉमन किया तो दोनों शिफ्टों का जो टॉपर हम ले सकते हैं वो कितना हो सकता है, माफ कीजिएगा वो तो एवरेज था। ठीक है, दोनों शिफ्टों में देखिए हम मान लेते हैं, चलिए यहाँ पे 70 था और यहाँ पे 60 था, 75-80। ठीक है, तो एवरेज 70, एवरेज के साथ ही चलते हैं हम भी। हम मानते कि दोनों शिफ्टों में 0.1% जो टॉप नंबर लाए थे वो 70 वाले थे, यानी कि मैंने यहाँ पे MGT में ले लिया 70। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब दूसरे जो टर्म है यहाँ पे देखिए MGQ। MGQ क्या होता है, तो ये सभी शिफ्टों में अभ्यर्थियों के औसत नंबर। ठीक है, तो जितने भी शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 होगी फॉरेस्ट में, तो उसमें जितने भी अभ्यर्थियों के नंबर होंगे उसका औसत निकाला जाएगा। तो सभी का औसत आ गया बाय द वे 60, यानी कि टोटल एग्जाम में जितने लोग बैठे थे और उसका औसत निकाला हमने मार्क्स का, तो 60 आया। इसके बाद अगली टर्म में देखिए MTI। MTI होता है दोस्तों किसी एक शिफ्ट के 0.1% छात्रों का औसत। ठीक है, और उस शिफ्ट का होता है जिसका नॉर्मलाइजेशन करना है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ पहली शिफ्ट की। ठीक है, पहली शिफ्ट मैंने बोला था ना कठिन थी, तो पहली शिफ्ट का हम नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं। तो पहली शिफ्ट के 0.1% छात्रों के औसत नंबर होते हैं, तो पहली शिफ्ट का 60 औसत ले लिया हमने। ठीक है, और अगला होता है MIQ। MIQ होता है दोस्तों नॉर्मलाइजेशन वाली शिफ्ट के सभी अभ्यर्थियों के औसत अंक। ठीक है, तो आपको पता है जो नॉर्मलाइजेशन करने के बाद हमारे फर्स्ट शिफ्ट के औसत अंक आए थे वो कितने आए थे,
जिस शिफ्ट का हमने नॉर्मलाइजेशन करना है पहली शिफ्ट का, उसमें जो औसत आया था वो 50 आया था ना ऊपर 50। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए अगला टर्म है, देखिए एम आई जे। ठीक है, तो एम आई जे होता है शिफ्ट में अभ्यर्थी के वास्तविक नंबर। यानी कि किसी अभ्यर्थी ने पहली शिफ्ट में पेपर दिया, उसके वास्तविक जो एक्चुअल मार्क्स थे वो 55 थे, वो 55 नंबर ले आया। ठीक है, और लास्ट जो टर्म है यहाँ पे देखिए वो होती है एम जी। एम आई क्यू तो मैंने आपको बता ही दिया, फिर से मैंने 50 रख दिया यहाँ पे। ठीक है, एम आई क्यू मैं आपको बता चुका हूँ, जिस शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन करना है उसके औसत मार्क्स होते हैं। फिर लास्ट टर्म में देखिए यहाँ पे एम जी एम क्यू। ठीक है, प्लस में होती है। तो ये होता है दोस्तों जिस शिफ्ट के सर्वाधिक औसत अंक हैं उसका कैलकुलेशन। तो आपको पता है सेकंड शिफ्ट में सर्वाधिक औसत अंक आए थे 70। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगता है। यहाँ पे एक्चुअल मार्क्स कितने हैं, 55। देखिए किसी कैंडिडेट के एक्चुअल मार्क्स 55 है और उसमें हमने नॉर्मलाइजेशन किया। तो नॉर्मलाइजेशन मेथड के बाद देखिए यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद जो उसके मार्क्स हो जा रहे हैं वो 75 हो जा रहे हैं। ठीक है, तो पहली शिफ्ट का पेपर कठिन था, कैंडिडेट के मार्क थे 100 में से 55, पेपर बहुत ज़्यादा कठिन था। नॉर्मलाइजेशन के बाद इसके मार्क्स हो गए 75। मैंने आपको बताया किसी इस एग्जाम की मेरिट गई है, कट ऑफ गई है 72। यानी कि अब 55 वाले का भी सिलेक्शन हो गया है दोस्तों, देख सकते हैं आप 55 वाले के नॉर्मलाइज जो मार्क्स हैं वो बढ़ के हो जा रहे हैं 75। ठीक है, तो ये होता है नॉर्मलाइजेशन मेथड या फॉर्मूला, ऐसे इंप्लीमेंट होता है। तो आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों।